हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। ये आज का हिंदुस्तान है। इनको चैलेंज करके खालिस्तानियों को कह देना चाहता हूं, ये तो आज इसकी ये हालत होगी, औकात होगी। इसको गंद पड़ा है ना, गंद, दिल्ली का गंद, उस पे खड़ा कर दो टकैत साहब, आपकी सफाई करते फोटो आ जाएगी, वहीं खड़ा हो जाएगा। गधे पे बैठा दो, वो वहां खड़ा हो जाएगा, मेरी फोटो। ये वो टकैत है। पंजाब के किसान बुरे नहीं है, ये धोखेबाज हमारे पंजाब के भोले वाले किसानों के ऊपर पॉलिटिक्स कर गया। क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार कश्मीर में अब जिस तरीके से सिख बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, लव जिहाद के चक्कर में किस तरीके से परेशान उनको किया जा रहा है। हालांकि सिख समाज भी अब सड़कों पर है और लगातार आवाज उठा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है, क्योंकि लगातार अब ड्रोन अटैक्स के जरिए वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब मिला था, लेकिन अब फिर से पाकिस्तान का फन उठने लगा है। और आज एक और मुद्दे पर बात करेंगे, वो मुद्दा है जनसंख्या का। और सबसे बड़ी बात, आज जो खास मेहमान हमारे साथ हैं वो है मनजिंदर सिंह बिट्टा। उनका स्वागत करते हैं। मनजिंदर सिंह बिट्टा साहब का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कि आपने हमें वक्त दिया इन अहम मुद्दों पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो जो एक घटना आपने देखी कश्मीर में, एक सिख बेटी, उसको लव जिहाद का शिकार बनाया गया, किस तरीके से अब सिख जो है सड़कों पर है, आप क्या समझते हैं और क्या इसके बारे में आपकी राय है? सबसे पहले तो मैं वो ट्रैक्टर रैली वालों को, उन खालिस्तानियों को, और विदेशों से जो कनाडा के अंदर अभी ड्रग माफिया पकड़ा गया खालिस्तानी, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप कहां खड़े हो। सिख कौम का वो इतिहास जहां महाराजा रणजीत सिंह, जहां हरि सिंह नलवा जी, जिनके नाम के ऊपर उस वक्त अफगानिस्तान तक दुश्मन कांपते थे, किसी भी समुदाय की बेटी हो वो सुरक्षित रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी आंख उठा के देखने। आज कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारी बेटियों के साथ ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान में तो हो रहा था। ग्रंथ साहब जहां विराजमान है हमारे पाकिस्तान में, ननकाना साहब में, वहां पे एक अच्छे ग्रंथी जी की बेटी को अगवा कर लिया गया। और कई जगह पे पाकिस्तान में ऐसे हादसे हुए, हिंदू भाइयों की, हिंदू बेटियों को अगवा कर लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। कहां हो आज वो खालिस्तानियों, तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों, वो कृपाने निकाल करके डराने वालों, आप हो कहां? आपकी बहादुरी कहां चली गई? सिख तो मार्शल कौम है, मार्शल कौम। दुनिया सलूट करती है सिख कौम को, जो हमारे गुरु महाराज की कुर्बानियां हैं, जो गुरु तेग बहादुर महाराज की कुर्बानियां हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहबजादों की कुर्बानियां हैं। दुनिया तो नमस्तक करती है हरमंदर साहब आके हमारे गुरुओं के आगे। और आज आप कहां हो? आज आपकी जबान भी नहीं खुली। कहां है आज टकैत जो पंजाब के किसानों के उस आंदोलन में बैठ करके, उस आंदोलन को खींच करके, हाईजैक करके गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ गया? और वो पंजाब का सिख समाज, पंजाब के वो बोले बाले किसान, उनके साथ धोखा करके अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी। क्या टकैत की आवाज आई कि बेटियों के साथ क्या हुआ? मैं एक बात बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को कहूंगा, योगी जी ने तो पक्का इलाज किया है। लव जिहाद के ऊपर किसी भी धर्म का अपमान हो, किसी की बेटी का अपमान हो, इसके ऊपर सरकार को सख्त कानून लाना चाहिए। और जिसकी सजा 6 महीने के अंदर अंदर उम्र कैद, फांसी, कोई भी बड़ी से बड़ी सजा हो, मुकम्मल होनी चाहिए। केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा एक इलाज है। आपने योगी जी का जिक्र किया, जिस तरीके से लव जिहाद पर लगातार वो बेबाकी से एक्शन लेते हैं। लगातार हमने देखा जो जिहाद का काम करता है, जो कोशिश इस तरीके से करता है, जो बेटियों को फांसने की कोशिश करता है, उस पर योगी का चाबुक चला। आप क्या मानते हैं कि अब केंद्र सरकार को भी उसी तरीके से वो कानून लाना चाहिए और इन जिहादियों को जेल के अंदर डालना चाहिए? पूरी तरह से अब जरूरत बन चुका है क्या? बिल्कुल, उनको जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। जल्दी से जल्दी मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।
कानून एक हो हिंदुस्तान के अंदर, स्टेट का कानून अलग, सेंटर का अलग, एक कानून एक संविधान, एक चीज होनी चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। बात कानून की है तो जैसे ही कानून की बात आती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आई तो लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हो। आपने देखा जिस तरीके से योगी जी की यह बात आई कि मुख्यमंत्री योगी एक्शन ले सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं, उसके बाद किस तरीके से आपने राजनीति इस पूरे मुद्दे पर दी। क्या यह मुद्दा राजनीति का है या देश की जरूरत है? राजनीति है क्या? आज राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करने वाले कभी राजनीति नहीं करते। राजनीति करने वाले हमेशा राजनीति करते हैं। राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क है। जनसंख्या का अगर बिल लाना है तो ये राष्ट्रनीति है, ये राजनीति नहीं है। और जनसंख्या के मुद्दे के खिलाफ अगर पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना है तो उसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, वो राजनीति। अरे हिंदुस्तान क्या धर्मशाला है क्या? क्या को बांग्लादेश से आ जाए, क्या पाकिस्तान से आ जाए, या किसी दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे डेरा जमा के यहाँ पे बांग्लादेश से आके यहाँ पे कब्जा कर ले? ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, आज का हिंदुस्तान है, ये 21 का हिंदुस्तान है। सीमाएं हमने सुरक्षित की हैं। आज असम के अंदर, बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ होती थी, कंट्रोल किया है। जितनी सीमाएं लगती हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ये हिंदुस्तान है, ये धर्मशाला नहीं है कि यो कोई भी यहाँ आए और यहाँ पे बच्चे हों और 10-10 बच्चे हों और फिर कुछ समय के बाद कहें अब तो देश हमारा। ऐसा नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मुल्क का, इस मातृभूमि का, खून से सजी हुई धरती का हम नमक खाते हैं। हमारे लिए कानून एक होना चाहिए। हर धर्म, हर मजहब के लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए। अलग कानून इस देश को बर्बाद करके रख देगा। जनसंख्या के ऊपर एक कानून, 2 या 3 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं। सरकार को कानून बनाना चाहिए। अगर इस जनसंख्या के कानून का कोई उल्लंघना करता है बनाए हुए की, नौकरी नहीं उसको मिलनी चाहिए। हर सहूलत उसकी छीन लेनी चाहिए। सहूलत सरकारी उसको मिलेगी जो जनसंख्या का कानून जो बने, 2 या 3 बच्चे उससे दायरे में रहेगा, उसको खूब सहूलत मिले। अरे आज कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर 30,000 लोग मारे गए। कोरोना से त्राई होगी, पूरे देश में लाखों लोग चले गए। क्या हम संभाल पाए? क्या स्टेट गवर्नमेंट संभाल पाई? हम नहीं संभाल पाए, हो नहीं पाए। कई मुश्किलातें आ गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के ऊपर बिल नहीं है। हम उतना कंट्रोल रखे जनसंख्या के ऊपर जितनी हमारी भारत माँ, हमारा देश का सिस्टम, हमारे डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल संभाल सकें और हम उनका इंतजाम कर सकें। ये आज 3 कोरोना आए, कल को कोई और बीमारी आ गई, कहाँ जाएंगे हम? हमें लोगों को अवेयर करना है। हम किसी ये नहीं कहते कि को मुसलमान, हिंदू, सिख के खिलाफ हैं। सवाल है कोरोना काल को देख करके, सीमाओं की सुरक्षा को देख करके, भारत की सुरक्षा अंदरूनी को देख करके जनसंख्या का बिल लाना जरूरी है। जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी जनसंख्या के बिल का विरोध करती है वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो देश की गद्दारी करती है। आपने बिल्कुल कहा कि गद्दारी करती है, लेकिन यहीं इसी दिल्ली में जब रोहिंग्यों की बस्ती जलती है तो उनको 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनको अनाज दिया जाता है। लेकिन जब बेड के लिए लोग तड़पते हैं तब कोई ना विधायक अमानतुल्लाह खान आ रहा है, ना और कोई दूसरा किसी की सुध लेने आया। आखिरकार ये कौन सी राजनीति है कि जो बाहर से यहां पर आए उनको तो बहुत सुविधाएं, लेकिन जो यहीं के हैं उनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो गया। मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा। मन के अंदर अगर किसी गरीब की, किसी सड़क में बैठे हुए व्यक्ति की मदद करते हैं दिल के साथ, और उसके पीछे वोट सता नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इनकी मदद करेंगे, हम इनके लिए राशन बांटेंगे तो कल को ये वोट बैंक हमारा पक्का हो। ऐसा नहीं, दिल से मदद करनी चाहिए। उसके पीछे वोट और सत्ता और कुर्सी और अगला निशाना नहीं होना चाहिए। निशाना होना चाहिए कि हमने गरीब की मदद की है। अगर वोट बैंक के हिसाब से करेंगे तो वो भी देश के साथ धोखा है। बिट्टा साहब, आपने तो कई आरडीएक्स के हमले भी झेले, जब आपको जान से मारने की कोशिश हुई, देश के लिए आवाज उठाते हुए, आतंकियों के खिलाफ बोलते हुए। लेकिन अब कुछ दिन से, बहुत दिन से तो पाकिस्तान शांत बैठा था, लेकिन अब फिर से वो ऐसी हरकतें करने लगा। कहीं ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कहीं वो लगातार हमारे जो सैनिक है उनको मार रहा है। आखिरकार इस पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? पाकिस्तान का पक्का इलाज हो चुका है।
ड्रोन किस लिए बेचता है? पाकिस्तान के पास हिम्मत नहीं गोली चलाने की। आतंकवादी हैं, रोज हमारे जवान ठोक ठोक के मारते, बेटे बकरियों की तरह। पाकिस्तान के उन फौज के उन वो वाले जो आतंकवादी भेजते हैं ट्रेनिंग करके, रोज बेटे बकरियों की तरह लैंड में बिछा के मारा जाता है। बताइए हमारे जवानों की अब शहादत होती है एक या दो। दुख है हमें उस चीज का, पर सबसे ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास अगर आतंकवादी भेजने के लिए नहीं रहे, लड़ाई के लिए सामान नहीं रहा, अब ड्रोन भेज दिया, तो ड्रोन का इलाज भी हमारी फोर्सेज ने कर दिया, हमारी फौज ने कर दिया। उसने 2 भेजे, हमने 100 अपने जो ड्रोन थे उड़ा दिए। पाकिस्तान का पक्का इलाज हम कर चुके हैं, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं। जब चीन का इलाज कर लिया, पाकिस्तान हमारे सामने है क्या? है क्या पाकिस्तान? इसकी औकात क्या पाकिस्तान की कि हमारे सामने हिंदुस्तान के 2021 के टाइम के ऊपर इस भारत के सामने खड़े हो जाए, वो भी नरेंद्र मोदी के होते हुए। नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है, प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, मां हमदिन चार रहे ना रहे। सीमाओं की रक्षा करना उसका प्रथम काम है, बाकी क्या मुझे मालूम नहीं। सीमाओं की रक्षा, उसके लिए वो वचनबद्ध है। बाकी एक और सवाल अब उठ रहा है, आपने शुरुआत खालिस्तानियों से की। मैं एक घटना देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी तिरंगे का अपमान कर रहे थे। एक विशाल एक भारत का एक राष्ट्रभक्त जब उस तिरंगे को बचाता है और वहां भारत माता की जय बोलता है उस तिरंगे को हाथ में लेकर, तो वो लोग उस पर हमला करते हैं और बाद में पुलिस उसे ही गिरफ्तार कर रही है। क्या अब दूसरे देशों में तिरंगा उठाना इतना मुश्किल हो गया कि उनको जेल में डालेंगे? देखो, ये चंद खबरें हैं। वो बहादुर नौजवान था, उसके अंदर जज्बा था। ये तो खालिस्तानी है, इसमें से पाकिस्तान से इनको फंडिंग आती है। आपने देखा नहीं कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, और सारे ही खालिस्तानी थे। और जिन्होंने सिख कौम के ऊपर दाग लगाया, ये जो पकड़ी है ना, हमारे गुरुओं महाराजनाओं ने कुर्बानी शहादतों से हमें दस्तार दी है। ये दस्तार हम तो ऐसे बांध लेते हैं, ये तो खून से सजी हुई दस्तार। अगर आज मैं को गलत काम करूंगा ना, तो मेरी कौम पे दाग लगेगा, क्योंकि मैं सिर पे दस्तार है। इन्होंने 6-7 लोगों ने दस्तार बांध करके वहां पे ड्रग का काम किया और कहा वो पैसा हम हिंदुस्तान में भेज करके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। ये आज का हिंदुस्तान है। इनको चैलेंज करके खालिस्तानियों को कह देना चाहता हूं, अरे सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई। सिख कौम मानवता का कत्लेआम करने के लिए नहीं सजाई गई। सिख कौम तिरंगे झंडे की शान और निशान साहब की केसरी की शान के लिए सजाई गई, उसका अपमान करने के लिए नहीं। इनको मैं चैलेंज करके कहता हूं, खालिस्तानियों बाज आ जाओ, यहां खालिस्तान बनने वाला नहीं। करनी है बहस, मेरे से कर लो हजारों बार। अगर खालिस्तानियों की बहस से मैं हार जाऊं तो सदाए मौत। अगर ये हार जाएं तो दोबारा खालिस्तान का नारा मत लगाना। और कभी भी एक चैनल पे किसी भी डिबेट पे आ जाए, वो वहां पे कनाडा अमेरिका में, मैं यहां खालिस्तान के मुद्दे पे बात करेंगे, असूलों पे बात करेंगे, 84 के दंगों पे बात करेंगे, पंजाब के आतंकवाद कैसे आया बात करेंगे, खुली बात करेंगे, सच बोलूंगा। पर याद रखना, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और आखिरी दम तक हिस्सा रहेगा। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने हमारे सिख भाई सुरक्षित हैं, उनके कारोबार, उनकी जमीनें, उनका ट्रांसपोर्ट का काम उतने पंजाब में भी खुशहाल नहीं है। खालिस्तानियों आ जाओ, बहस कर लो मेरे से, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, ये खालिस्तानी भी उसमें मिलकर अपना एजेंडा उसको मजबूत कर रहे हैं, फिर चाहे विदेश की बात हो या बात भारत की इस धरती की हो? देखो, किसानों को अपने मुद्दों को उठाना उनका एक हक है, उनका एक अधिकार है। पर किसान आंदोलन को, पंजाब के भोले भाले किसानों को उनके ऊपर राजनीति कर लेना, ये टकैत ने अच्छा नहीं किया। टकैत वहीं बैठना था, तो सिद्धू बॉर्डर पे बैठता, अलग ना मोर्चा बनाता। पंजाब के उन भोले बाले किसानों के साथ कितने किसान इस दुनिया से चले गए, उन भोले बाले किसानों की पीठ पे छुरा मारा है। इसने उत्साहित किया टकैत ने, दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके आकर के
और लाठियां कहा लाठियां लेके आओ और तिरंगे झंडे का अपमान करने का, यह सब जिम्मेदारी डकैत की है। सरकार को चाहिए डकैत को क्यों नहीं गिरफ्तार करती, डकैत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती। अरे वो तो पब्लिसिटी का भूखा बन चुका है, कभी दौड़ लगाता है, कभी रशिया का ट्रैक्टर दिखाता है। अरे तेरा रशिया का ट्रैक्टर क्या करेगा भैया, रोज नई पब्लिसिटी का स्टंटमैन बन चुका, पब्लिसिटी का स्टंटमैन डकैत। आजा मेरे से बहस कर ले डकैत। मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो किसानों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी की बात हो रही है। अरे जमानत जब्त हो चुकी है एमएलए की इलेक्शन में डकैत में, कांग्रेस पार्टी से एक हरा हुआ जमानत हुई डकैत की जब्त यूपी के अंदर, और पंजाब के भोले बाले किसान उसको हीरो बना दिया। और जब वो हीरो बन गया और भाग गया गाजीपुर, पंजाब के किसानों को रोल दिया। कितने किसान पंजाब के चले गए बताइए। इसके साथ किसान की किसी की जान गई डकैत के साथ? मैं पूछना चाहता, जवाब दीजिए, किसी की जान गई? जितने भी गिरफ्तार हुए पंजाब के किसान हुए, ट्रैक्टर पंजाब के किसान लेके आए और पंजाब के किसानों के ऊपर राजनीति कर ली, पंजाब की लाशों के ऊपर राजनीति कर दी, तिरंगे झंडे का अपमान करके उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर दी। कब तिरंगे झंडे के ऊपर उसने कहा कि यह गलत हुआ है? कब आके लाल किला के अंदर की साजिश थी, दूसरी पार्टियों ने साजिश। ये पॉलिटिशियन इसलिए बोल रहा है ना, जमानत जब्त हुई, ट्रैक्टर रैली करने वाला जमानत जब्त कांग्रेस की एमएलए की। और आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, इस बार भी 2022 में किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है? मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहूंगा, आपका अपना आंदोलन करो, सरकार तक आवाज पहुंचाओ, सरकार से मिल बैठ के बात करो, सरकार आपसे बात करने को तैयार है। राजोवाल साहब सामने आए ना, लीडर तो राजोवाल साहब है, मैं उनके आगे सिर झुकाता हूं। राजोवाल साहब किसान आंदोलन के लीडर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे इसको बेवकूफ को आपने बीच में लाके जमानत जब्त हुई, हमारे पंजाब के भोले वाले किसानों को चाहत करके दिल्ली में तिरंगे झंडे का अपमान इसने करा दिया। इसके ऊपर को केस रजिस्टर हुआ? इसके आसपास कोई आदमी पकड़ा गया? नहीं। आंदोलन तो शुरू किया पंजाब के किसानों में। अरे आपके पंजाब के किसान भाइयों, आपके साथ ये राजनीति कर गया, बचो इस पॉलिटिशियन से। ये पब्लिसिटी का भूखा है। ये तो आज इसकी ये हालत होगी, औकात होगी, इसको गंद पड़ा है ना, गंद, दिल्ली का गंद, उस पे खड़ा कर दो डकैत साहब, आपकी सफाई करते फोटो आ जाएगी, वहीं खड़ा हो जाएगा। गधे पे बैठा दो, वो वहां खड़ा हो जाएगा, मेरी फोटो। ये वो डकैत है। पंजाब के किसान बुरे नहीं है, ये धोखेबाज हमारे पंजाब के भोले वाले किसानों के ऊपर पॉलिटिक्स कर गया। क्यों इसने पंजाब के किसानों का साथ छोड़ा? मैं डकैत को कहना चाहता हूं, आंदोलन एक जगह पे होता है, आंदोलन 4 जगह पे नहीं होता, एक जगह पे होता है। अब पता है कि यूपी में राजनीति करनी है, चुनाव आने वाला है, अब यूपी में अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, फिर जमानत होगी, अभी जमानत जब्त होगी। अभी आप देखिए चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, इसके एरिया में तो जमानत जब्त हो गई इसके लोगों की। डकैत का तो कोई आदमी जीता नहीं। पंजाब के किसान भाइयों, हिंदुस्तान के किसान भाइयों, लेकिन अब तो वो दोबारा से ट्रैक्टर रैली का आगाज करने की वो लगातार बात कर रहे हैं कि तैयार रहो। तैयार हो, कर ले भैया, कर ले, क्या होगा उससे, क्या करेगा बताओ? आगे क्या किया, क्या करेगा? ये क्या कहता है, इंडिया गेट में आऊंगा, ये कहता था ना। संसद मार्च करेंगे। अरे संसद इंडिया गेट आएगा ना, कहाँ इंडिया गेट? इंडिया गेट वहां आएगा जहां शहीदों का स्मारक बना है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के, जहां किसानों के बच्चों ने शहादतें दी, जिनका स्मारक बना है, दुनिया से लोग आके प्राइम मिनिस्टर उसको नमस्तक करते हैं, वहां फसल भिगोएगा? तेरी ऐसी की तैसी इन शहीदों की याद के ऊपर तू उंगल उठा के देख, उठा के देख तू उंगल। मैं अकेला बड़ा हूं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम कहलाऊं। उन शहीदों की याद के ऊपर इंडिया गेट के अंदर, जहां उन विधवाएं, वो मेरी बहनें, जिनके पतियों ने, जिनके बेटों ने, जिनके बच्चों के पापा ने शहादत दी, वहां पे आके तू फसल भिगोएगा? अरे तेरी अकल कहां चली गई? बात करने के टाइम पे तू सोच लिया कर, तू क्या बात कर रहा है डकैत। तुमने पंजाब के भोले भाले किसानों के आंदोलन को हाईजैक किया है, तुमने पंजाब के उस किसानों के साथ धोखा किया है। तू इलेक्शन लड़ना चाहता है, तेरी फिर जमानत जब्त होगी, तू कितना भी कर ले। तो मनजिंदर सिंह बिट्टा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी और साफ तौर पर
राकेश टिकैत को चुनौती दी कि उनकी मंशा सिर्फ चुनाव लड़ने की है। वो भोले भाले किसानों को टारगेट कर रहे हैं। हम लगातार बड़े मुद्दों पर इसी तरीके से बड़ी पर्सनैलिटी से बात करते रहेंगे। अब इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए देश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क हेडलाइंस इंडिया के साथ 62 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ। नमस्कार।